अब हमने फोर्स की बहुत सारी बातें कर ली, बट जब रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स में इसको अप्लाई करना होगा तो आपको पता है हर फिजिकल क्वांटिटी की तरह इसका कुछ सिंबल होना चाहिए, इसकी कोई ऐसे यूनिट होनी चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए, सो दैट कि आप अपने रियल लाइफ चीजों को, उनसे रिलेटेड इफेक्ट्स को कैलकुलेट कर पाएं, उन्हें समझ पाएं, उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन को समझा पाएं। सो सिर्फ थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। सो इसके बारे में हमारे पास कैसे हम अप्रोच करेंगे, देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। लॉ तो समझ में आ गया भाई, कुछ होता है, बट उस लॉ को कैसे फ्रेम किया गया और उस लॉ से रिलेटेड कैसे फॉर्मूला डिराइव किया गया, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपके स्कूल टीचर्स इस लॉ को पूछेंगे ही पूछेंगे, इस लॉ से बनने वाले फॉर्मूले को भी डिराइव करने को बोलेंगे। सो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको एज अ सीक्वेंस आपको याद करना है। भले ही आपके 2 पेजेस यूज हो जाएं, बट आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन की तरह बात कीजिए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा। सो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप इसकी स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? Every object in the universe attract every other object by a force of attraction called gravitation force. पहली स्टेटमेंट तो हमने वही बोली जो हमने पीछे पढ़ा था। Every object in the universe attracts every other object by a force of attraction called gravitation force. और अब इसका फॉर्मूला क्या होगा तो इसी में ऐड कर देते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, तो इसमें कैसे लिखा है? विच इज मतलब जो हमने फोर्स कहा, this force is directly proportional to the product of masses of the object. ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के मल्टीप्लीकेशन के। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा तो इनवर्सली है ना, तो अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अट्रैक्टिव फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, which is directly proportional to the product of masses of object and which is inversely proportional to the square of distance between them. और ये जो distance है ना, ये distance उनके center से calculate होगा। So this distance is calculated from the center of the two objects. अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो आपको समझ नहीं आ रहा उनका डिस्टेंस क्या है, आप उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान लीजिए। अब ये थ्योरी क्या है? अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो क्या मुझे अर्थ को ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, मैं एक पॉइंट बनाऊंगा और उस पॉइंट को कह दूंगा ये पॉइंट अर्थ है और ये जो साथ वाला पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? मून है। सो अभी के लिए हम सारे ऑब्जेक्ट को कैसा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो हमें उन ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। सो ये लॉ आपको याद करना है। द डिस्टेंस इज कंसिडर बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब इसको थोड़ा डिराइव करके देख लेते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं। सपोज देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए। एक ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम ले लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम ले लिया। आपकी मर्जी है, आप m1 यूज कर लो, दूसरे के लिए m2 यूज कर लो। डेरिवेशन आनी चाहिए, उसके लिए जो सिंबल्स यूज करने हैं आप सिंबल कोई भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स होते हैं। सो मैं क्या यूज कर रहा हूं? एक ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, और उनके बीच के डिस्टेंस को मैं क्या ले रहा हूं? स्मॉल डी। आप आर ले लो, आप एस ले लो, आप टी ले लो, इस टॉपिक में आप कुछ भी ले लो, बट आपको बताना पड़ेगा। अगर मैं जेड लेता हूं तो ये जेड क्या है? जेड होगा डिस्टेंस बिटवीन देम। सो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? स्मॉल डी। सो स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये फोर्स के लिए हमने एफ ले लिया। अब हम फोर्स के नीचे स्मॉल जी लगा देंगे, ये एक छोटा सा जी लगा देंगे, ये बताने के लिए कि भाई ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसको डिराइव करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी स्टेट दैट force of attraction by which an object attract other object is directly proportional to the product of masses। तो पहली क्वेश्चन क्या बनी? फोर्स इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी आप बोल सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड, नाउ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो स्टेट्स दैट force of attraction by which an object attract another object is inversely proportional to square of distance between them। square of distance between them के लिए क्या देखा इन्होंने, इनवर्सली, तो 1 अपॉन आ जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था, d था, तो यहां पर d का स्क्वायर आ जाएगा। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इनवर्सली, इट मींस 1 अपॉन d स्क्वायर। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को क्लब कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m डिवाइड बाय d स्क्वायर। यहां पर f का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल M मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट, स्मॉल m मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर यहां पर क्योंकि इक्वेशन में ऐसा कहा गया है। अब हमें पता है ये रिलेशन तो सही है, बट इस रिलेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। सो ये चीज भी हमें आती है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट आ जाता है। सो हमने वही किया, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से जब इक्वल टू का साइन लेके आए तो एक कांस्टेंट आ गया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपिटल G। तो क्या किया हमने, अगर मैं इसको अगले स्टेप में कन्वर्ट करूं, सो m स्मॉल m बाई d स्क्वायर, क्योंकि यहां पर अब इक्वल टू है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद अ कांस्टेंट, और यहां पर इस कांस्टेंट को कहते हैं कैपिटल G। अब ये क्या होता है देखते हैं। तो ये तो बन गया भाई आपका फाइनल फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m, या फिर कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल्स। आगे देखते हैं ये स्मॉल g क्या है, ये कैपिटल G क्या है। तो पहली चीज, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल G। तो ध्यान रखिए इस चैप्टर में 2 G यूज होंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल। फॉर्मूले में हमने क्या यूज किया है, कैपिटल G। ये क्या होता है, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो वेयर कैपिटल G इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये लॉ यूनिवर्सल है। अब इस लॉ में आने वाला चीज ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका नाम क्या बन गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब ये G की कोई वैल्यू होती है भाई, हर कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, तो G की भी कोई वैल्यू होगी। सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, हम आगे भी बात करेंगे। G की वैल्यू कैलकुलेट की गई, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। इसकी SI यूनिट हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। तो देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहां पर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, बट हम एक बार के लिए खुद से करते हैं। फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m डिवाइड बाय d स्क्वायर। अगर मुझको G कैलकुलेट करना है तो बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाना होगा, सिंपल मैथ्स है। सो G का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m। तो ये बन गया हमारे पास G का फॉर्मूला। अब वैल्यू क्या होगी देखते हैं, बट क्या आप ऐसा यूनिट बता सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। फोर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, न्यूटन। D क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। सो यहां पर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर।
अब क्योंकि नीचे मास आया, कितने मास आए, 2 मास आए, तो हम क्या करेंगे, मास का स्क्वायर यानी केजी और केजी का स्क्वायर, तो नीचे क्या यूज होगा, केजी स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर केजी को अगर हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी माइनस 2 इनवर्स स्क्वायर। सो कैपिटल जी के लिए क्या आ जाएगा, न्यूटन मास का स्क्वायर केजी माइनस 2। तो ये तो बन गई हमारे पास कैपिटल जी की एसआई यूनिट। सो अब इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, थर्स इट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात कर चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ जी हमने अभी अभी डिराइव कर ली। प्लीज ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में वैल्यू तो इंपॉर्टेंट होती ही है, उसकी एसआई यूनिट भी इंपॉर्टेंट होती है। न्यूमेरिकल पूरा सही हो जाएगा, बट टीचर हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगा अगर आपने ऐसा यूनिट को मेंशन नहीं किया। तो यहां पर ऐसे यूनिट्स का ध्यान रखना जरूरी होगा। अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, देखते हैं एक बार। ये जो वैल्यू आई, ये आई 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 इनवर्स स्क्वायर। अब बहुत डिफिकल्ट सी वैल्यू है, मानते हैं, बट आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कई बार सिंप्लीफिकेशन में वैल्यू दे रखी होती है, या फिर आप अपनी मर्जी से भी इसको 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू होगी 6.673, बट क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ये कई बार हिंट के तौर पे आपको वैल्यू गिवन होती है, तो वहां पर वैल्यू क्या यूज हो सकती है, 6.7 10 टू द पावर -11। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 केजी इनवर्स स्क्वायर। सो किसने दिया था, तो यहां पर मेंशन मैंने नाम भी किया है। प्लीज इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू और इसकी एग्जैक्ट एसआई यूनिट। हर न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा ही होगा इसका। कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब एक नई चीज, क्योंकि ये लॉ यूनिवर्सल है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, तो अर्थ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, या अर्थ से बाहर इसकी वैल्यू क्या होगी, एटम्स के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम एक यूनिवर्सल लॉ में कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहेगी। चाहे आप वो एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करें, चाहे वो एक्सपेरिमेंट आप मून पे करें, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हम अपने ग्राउंड में करें, पार्क में करें, कहीं पे भी करें, एक लैबोरेटरी में करें, कैपिटल जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद जब हम स्मॉल जी की बात करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में जब स्मॉल जी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां पर देखेंगे उसकी वैल्यू चेंज होती है। सो आपके लिए कंफ्यूजन का पार्ट ये हो जाएगा, कौन से जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये कांस्टेंट है कैपिटल जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट, द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज, वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल। मीन्स आपके यूनिवर्स में आप बात कर रहे हैं एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, या फिर आप एक छोटे स्पेक्ट्रम में बात करेंगे, ये लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा। एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास फोर्स आया, और क्योंकि डेफिनेशन में क्या था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अगर हम डी को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी पे एक छोटा सा फैक्टर न्यूमेरिकल है, देखिए, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डी, डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, इफ डी गेट्स बिगर बाय अ फैक्टर ऑफ 6, अगर हम डी को बड़ा कर देते हैं फैक्टर ऑफ 6, इट मींस ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, F2, ये हो जाएगा 1/6d का होल स्क्वायर। सिर्फ d का स्क्वायर नहीं, क्योंकि पहले d अगर 1 मीटर था तो अब d क्या हो गया, 6 मीटर हो गया। अगर पहले d 1 किलोमीटर था तो अब d क्या हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। तो आपको स्क्वायर तो पूरी वैल्यू का करना पड़ेगा। सो यहां पर जो F2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/36d स्क्वायर, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखिए, फोर्स के लिए तो यहां पर हमारे पास आया 1/36, और इनवर्स में आ रहा है, इट मींस यहां पर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 36 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर यही वैल्यू ऊपर आती तो हम कहते 36 टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि ये वैल्यू नीचे आ रही है तो ये क्या हो गया, कम हो गई। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे फोर्स बिकम्स 1/36 टाइम्स स्मॉलर, यानी फोर्स इतना छोटा हो जाएगा। तो यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त
डी स्क्वायर का ध्यान रखेंगे, और अगर हम डी में कोई चेंज करते हैं तो नेट कंप्लीट वैल्यू में चेंज होगा, सिर्फ डी में चेंज नहीं होगा। अगर हम डी को 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन। सो ये क्या कहलाएगा? 1/2d का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4d स्क्वायर। हम बोलेंगे फोर्स 4 टाइम्स कम हो गया। इट मींस डी को जितना बढ़ाते जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा। यही रीजन है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दूर एक ऑब्जेक्ट है, कोई पूछे उस पे क्या फोर्स लग रहा है, तो सेम मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम पास ले आएंगे तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। दूर ले जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये पार्ट बहुत इजी है समझने के लिए, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, एक फोर्स का फॉर्मूला डेवलप कर लिया, कुछ ऐसा यूनिट्स डेवलप कर ली, अब कुछ इसकी एप्लीकेशंस। सीधा क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ। सो एवरीवेयर, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा? दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। फर्स्ट पॉइंट, दिस लॉ एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। मून की रेवोल्यूशन, प्लैनेट्स की रेवोल्यूशन, स्ट्रिंग के साथ जो स्टोन टाइप था उसकी रेवोल्यूशन, वो सब भी एक्सप्लेन करता है। दिस लॉ एक्सप्लेन द कॉज ऑफ नीप एंड टाइड ड्यू टू मून एंड सन। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हमारे पास कई बार लो टाइड होती है, कई बार हाई टाइड होती है, तो वाटर लेवल अप एंड डाउन मूव करता है। सो ये भी होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। सो मून की वजह से रात के टाइम पर, ड्यूरिंग सनसेट और रात के नाइट टाइम पर हमें जनरली हाई टाइड्स मिलती हैं। सो हाई टाइड्स इसलिए मिलती हैं क्योंकि मून जस्ट पास है, और मून की वजह से जो वाटर लेवल पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमें वहां पर एज अ इफेक्ट शो होता है। सो इस लेक्चर में हमने बात करी फोर्स के बारे में। कौन से फोर्स के बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया, यूनिवर्सल लॉ देखा। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.